चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है आज का, बहुत ही ज्यादा। ये समझ लीजिए कि 100% इसके चांस रहते हैं एग्जाम में आने के, और अक्सर आता है। अगर आप ऑन पेपर देखेंगे उठाकर तो देखेंगे कि लगभग मॉडल उठा के देखिएगा अपना, उसमें अगर आप पाएंगे तो ये पाएंगे कि एक आध ही वर्ष ऐसा होगा कि जिसमें क्या है ये नहीं आया होगा, बल्कि क्या है हर साल कंटिन्यूअसली आता है। या तो इसकी थ्योरी आ जाती है या फिर इसका क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे तो आपको क्या है रटना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं हमारे फिजिक्स के अंदर जो क्या है कंपलसरी होते हैं, इनका आना क्या है तय है। तो ऐसे टॉपिक के लिए क्या है आप पूरी तरह से तैयार करके चलें। फर्स्ट पार्ट की चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें आपसे कुछ छूट गया होगा, थोड़ा टिपिकल लगा होगा, लेकिन अब की बार क्या है ये टिपिकल नहीं लगना चाहिए आपको, बल्कि इसमें हमको आपको फैक्चुअल बताएंगे कि ये लॉन्ग आंसर में आने ही वाला है तो आएगा, 100% आने वाला है तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप अपने आप को तैयार कीजिएगा और इन चीजों पर क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप क्या है इनको ही तैयार करके जाएंगे। आप एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले आपको इनको रट के जाना है, ये दिमाग में फंसा के जाना है आपके लिए कि अगर हम यहां से इसको शुरू करते हैं तो यहां पर खत्म करने के लिए हमें इन इन चीजों को क्या है याद करके जाना है। चाहे भले ही आप दूसरे दिन भूल जाना, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक दिन पहले आपको उसे याद करना होगा, तैयार करना होगा कि हम इसे पूरा कैसे करेंगे। अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो रटिएगा इसको कि इस लाइन को हम यहां लिखते हैं, इस लाइन के बाद इस लाइन को लिखते हैं, इस लाइन के बाद इसको लिखते हैं, और समझ पाते हैं तो समझिएगा, क्योंकि कुछ चीजें समझने की हैं और कुछ चीजें क्या हैं हमें डायरेक्टली याद करनी है, जो एग्जाम टाइम से पहले हमें देख के जानी है। और जिन चीजों के बारे में हमें कंपलसरी मालूम होता है कि इनके आने के चांसेस 95% हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम एक दिन पहले जो है तैयार करके जाते हैं। ठीक है, तो क्या है तैयार हो जाइए, खुद को क्या है अपने आप को रेडी कीजिएगा तैयार के लिए, और फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या है हम इसको तैयार करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर जो लिखा हुआ है वो क्या है, तो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे लेंस में का सूत्र है कि जो लेंस होता है उसके लिए जो अपवर्तन का सूत्र है वो क्या होता है, उसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पे डेरिवेशन करना है। तो इसको लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो लेंस मेकर सूत्र, तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र करना है, और जब करना है जब लेंस के दोनों ओर क्या है माध्यम समान हो। अक्सर यही आता है कि जब दोनों ओर क्या है, लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, एक ही माध्यम है, यानी कि लेंस रखा है तो इधर भी वही माध्यम है, इधर भी वही माध्यम है। जब दोनों ओर माध्यम समान है तब ऐसी स्थिति में हमें क्या है वहां पर उसका फॉर्मूला जनरेट करना है, बनाना है कि फॉर्मूला कैसे करके निकलता है, उसका क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है ये वाला चित्र बनाया जाता है, और इस चित्र में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, उन सारी चीजों की ही हिंदी क्या है यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं समझें कि इसको स्पेशली याद करना है, इसको स्पेशली आप एक को याद करिएगा। अगर इसको याद रखते हैं तो ये आपको खुद याद हो जाएगा, और अगर आप इसको याद रखते हैं तो ये खुद आपको क्या है याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि माना कि एक पतला उत्तल लेंस, ठीक है क्या है, माना कि एक पतला उत्तल लेंस वायु में रखा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह है एक पतला उत्तल लेंस है और इसको L से प्रदर्शित किया है। तो एक पतला उत्तल लेंस कहां पे रख दिया है, वायु में। जब वायु में लेंस को रख देंगे तो इधर भी वायु इधर भी वायु, दोनों ओर क्या है लेंस के वायु ही है। तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है कि वो जो दोनों ओर माध्यम है वो कैसा है, उसका समान है। दोनों ओर माध्यम कैसा है, काफी ज्यादा मतलब एक जैसा है। ठीक है, तो अब लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 है। जो लेंस का पदार्थ है उसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n2 है। लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है जिसका अपवर्तनांक n1 है। लेंस के दोनों ओर क्या है माध्यम समान है, वायु है, वायु का अपवर्तनांक n है, वो सॉरी n1 है, और जो लेंस है उस लेंस का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n2 है। तो n2 क्या है, लेंस का अपवर्तनांक है, n1, और यहां पर भी क्या दिखाएंगे, n1 दिखाएंगे। तो n1 यानी कि दोनों तरफ क्या है n1 लिखा है, तो इधर भी अपवर्तनांक n1 इधर भी अपवर्तनांक n1, लेकिन लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, n2 है। कितना हो गया, वो अपवर्तनांक n2 हो गया। ठीक है, तो यहां पे वही लिखा लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है जिसका अपवर्तनांक कितना है, n1 है। माना लेंस का प्रकाशित केंद्र C है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि लेंस का जो प्रकाशित केंद्र दिखाया है वो कितना है, C है। लेंस का प्रकाशित केंद्र क्या है, C है, तथा इसके पहले व दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 हैं। जो लेंस बनाया है हमने इसके वक्र पृष्ठ हैं, एक इधर का घुमा हुआ पृष्ठ है और एक इधर का पृष्ठ है। दोनों पृष्ठों की, इस वाले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो r1 है, इस वाले पृष्ठ की जो वक्रता
वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, R2 है, क्योंकि जो लेंस है इसके कितने पृष्ठ हैं, 2 पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठों में क्या है इसकी वक्रता त्रिज्या जो है क्या है R1/R2 है क्रमशः है, ठीक है। ऐसा क्या है यहाँ पे हमने दिखा दिया, ठीक है। तथा इसके पहले व दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1/R2 है। लेंस की मोटाई t है, लेंस की मोटाई कितनी है, t है। ऐसे करके हमने दिखाया है कि जो लेंस है कितना है, t मोटाई का है और काफी पतला लेंस है, ऐसा नहीं कि ज्यादा मोटा नहीं है, कैसा है, पतला लेंस है, t है। तथा लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O पर रखी है। लेंस की मुख्य अक्ष पर क्या है, कोई एक बिंदु वस्तु है जो कहां पे रखी है, O पर रखी हुई है। यहां पर क्या रखी हुई है, बिंदु वस्तु O रखी हुई है लेंस की मुख्य अक्ष पर। इसको आप क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इस लाइन को आप क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो यहाँ पे क्या रखी हुई है, एक बिंदु वस्तु O रखी हुई है, ठीक है। प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर स्थित है, जो कि कहां पे है, प्रथम पृष्ठ के ध्रुव से P1 से U दूरी पर स्थित है। यहां कहा यह गया है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी है जो प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर रखी है। तो यहां पर क्या है, एक बिंदु वस्तु रखी हुई है जो प्रथम पृष्ठ, ये वाला क्या है, प्रथम पृष्ठ है, इससे कितनी दूरी पे रखी हुई है, U दूरी पे रखी हुई है। जो वस्तु की दूरी है वो क्या दिखाई जाती है, U से दिखाई गई है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी आप देख रहे हैं कितनी है, U है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी U से दिखाई गई है। इस पृष्ठ से यहां तक की दूरी है U। तो U दूरी पे क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। माना कि प्रकाश किरण माध्यम N1 से N2 की ओर जा रही है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वस्तु रखी है, तो यहाँ से वस्तु से क्या है, प्रकाश किरण चल रही है और ऐसे करके कहां पे प्रवेश कर रही है, लेंस में प्रवेश कर रही है। वायु में चल रही थी, पहले N1 था अपवर्तनांक, फिर लेंस में गई, उसका अपवर्तनांक कितना है, N2 है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रकाश की किरण है वो N1 से लेकर कहां पे जा रही है, N2 में प्रवेश कर रही है। N1 से कहां पे प्रवेश कर रही है, N2 में प्रवेश कर रही है, ठीक है। N1 से कहां प्रवेश कर रही है, N2 में जा रही है। अतः प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के कारण जब प्रथम पृष्ठ से ये टकराएगी प्रकाश की किरण, तो वहां पर क्या होगा, अपवर्तन होगा। उस अपवर्तन के कारण वस्तु का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। तो वस्तु का क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा और वो प्रतिबिंब कहां पे बन जाता है, I1 पर बनता है, ठीक है। यहां से प्रकाश किरण चली और ऐसे करके प्रकाश किरण जब चलेगी तो यहां पर जाएगी, फिर डैश डैश करके आपको दिखाया है क्या, I1 दिखाया है, क्या दिखाया है, I1। तो इसका क्या है, प्रथम पृष्ठ के द्वारा इसका जो वो बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कहां पर बनेगा, आपका I1 पे बनेगा। कहां पर बनेगा, I1 पर बनता है, जो कि प्रथम पृष्ठ से V1 दूरी पर है। अब यहां पे बताया कि प्रथम पृष्ठ से जब ये प्रकाश किरण टकराती है तो N1 से N2 में जा रही है, और जब ये यहां पर जाती है तो प्रथम पृष्ठ के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहां पे बनता है, I1 पर बनता है। और I1 पर जो प्रतिबिंब बना है उसकी प्रथम पृष्ठ से दूरी, यानी कि पहले वाला पृष्ठ ये है, इस वाले पृष्ठ से यहां तक की जो दूरी है वो किससे प्रदर्शित की गई है, V1 से। यानी कि पहली सभी कंडीशंस को हमने किससे प्रदर्शित किया है, V1 से प्रदर्शित किया है, ठीक है। यहां तक की बातें क्या है, नोट की जाए कि जो कि प्रथम पृष्ठ से क्या है, V1 दूरी पर है। तो इसको क्या है, एक बार आप नोट करें, फिर आगे हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे वो करते हैं। तो फिर यहां तक की बात के बाद जहां तक हमने लिख लिया, फिर उसके बाद जो शुरू करते हैं तब अर्थात प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। ये वाला जो सूत्र है ये आपको क्या है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है कि हम जो शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सूत्र हम कहां से लेकर आए, इस चीज को क्या है 33% के अंतर्गत क्या है सिलेबस से कट कर दिया है कि ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए डायरेक्टली इस फॉर्मूले को क्या है आप जो है याद कर लेंगे और समझदारी के साथ इसे याद कर लेंगे कि हम इस लाइन को वहां पर लिखेंगे और फिर इस लाइन को बिल्कुल सेम टू सेम वहां पे लिखना होगा। ये पेपर से पहले भी एक बार क्या है रिवाइज करके जाए, ध्यान करके जाए, एक दो बार इसको क्या है यहां से पढ़ने के बाद क्या है नोट कर लें, एक दो बार करके देखें कि क्या हम इसको याद रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, फिर उस टाइम भी एक बार ऐसा ही कर लें तो आप याद रख पाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो रखा जाता है प्रतिबिंब। V को हम, V क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, U क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है, और N1 N2 क्या है, यहाँ पर अपवर्तनांक है। तो मैं आपको सरलता के लिए बता दूं कि पहले तो रखी जाती है इसमें प्रतिबिंब की दूरी और फिर रखी जाती है इसमें वस्तु की दूरी, और यहाँ पे रखी जाती है जिस पृष्ठ के लिए हम बात कर रहे हैं उसके लिए वक्रता त्रिज्या रखी जाती है। उसकी क्या रखी जाती है, वक्रता त्रिज्या रखी जाती है। और यहाँ पर N2 या N1 क्या लिखा जाएगा, देखिए अब यहाँ पर प्रकाश किरण कहां जा रही है, N1 से N2 की ओर जा रही है। कहां पर जा रही है, N1 से N2 की ओर जा रही है। इसलिए आप क्या करिएगा यहाँ पर, इसलिए आप क्या करेंगे यहाँ पर जो है
पहले क्या लिखेंगे, n2 लिखेंगे, n1 से n2 की ओर जा रही है इसलिए उल्टा लिखते हैं, ठीक है। तो पहले n2 बट्टे v1 कर देंगे, क्या कर देंगे, n2 बट्टे v1, क्योंकि पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो कहां पे बना हुआ है, v1 पे बना है। चाहे तो आप लाइन यूं ही याद कर लें, समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि n1 से n2 की ओर जा रही है इसलिए पहले n2 फिर n1 लिखते हैं उल्टा। तो n2 बट्टे यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो v1 है, फिर दूसरी जगह पे माइनस का चिन्ह लगा के n1 लिखा हमने, फिर उसके नीचे क्या लिखी, वस्तु की दूरी। वस्तु कहां पर है, u पर रखी है, u दूरी पे रखी है तो u लिख दिया, और फिर n2 माइनस n1 करके बट्टे क्या कर दिया हमने, r1 कर दिया। और इस सूत्र को आप याद रखेंगे, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब यहां पे क्या है, ये प्रतिबिंब बना किसके द्वारा, I1 पहले पृष्ठ के द्वारा। अब ये जो पहला वाला जो पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है, ये दूसरे वाले पृष्ठ के लिए किसकी तरह कार्य करेगा, एक वस्तु की तरह कार्य करेगा, आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, आभासी वस्तु की तरह कार्य करता है। तो चलिए, जब ये किसके द्वारा क्या आभासी वस्तु की तरह कार्य करेगा, तो ये वाला जो दूसरा वाला पृष्ठ है जिसे हमने P2 से प्रदर्शित किया है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, R2 है, और ये इसका अंतिम प्रतिबिंब बना देगा कहां पर, I पर। ठीक है, I1 तो किसके द्वारा बनाया, पहले पृष्ठ के द्वारा, और पहले पृष्ठ के लिए I1 दूसरे पृष्ठ के लिए I1 किसके, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो दूसरा पृष्ठ क्या है, इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा, I पर बनाएगा, जो कि कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब I1 की इस दूसरे पृष्ठ से दूरी कितनी है, v है, और इस I1 की इस वाले पृष्ठ से कितनी दूरी है, v1, और यहां से लेकर यहां तक लेंस की मोटाई थी t, तो इसलिए v1 माइनस क्या कर देंगे, यहां पर t कर देंगे। तो इसकी दूरी यहां से लेकर यहां तक कितनी है, v1 माइनस t, और यहां से यहां तक की कितनी है, v है। ठीक है, चलिए वही बात यहां पे लिखी है कि यदि प्रतिबिंब I1 द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो I1 द्वितीय पृष्ठ के लिए दूरी कितनी होगी, v1 माइनस टी होगी, क्योंकि दूसरे पृष्ठ से यहां से लेकर यहां तक की दूरी v1 माइनस टी होगी, क्योंकि यहां से यहां तक v1 है, t दूरी इसमें से लेंस की मोटाई वाली घटा दी गई। ठीक है, दूरी v1 माइनस टी होगी। द्वितीय पृष्ठ द्वारा I1 का अंतिम प्रतिबिंब I इस पृष्ठ के ध्रुव P2 से v दूरी पर बनता है। द्वितीय पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है I1 का अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो I इस पृष्ठ के कहां पर बनता है, ध्रुव P2 से कहां बनेगा, v दूरी पर। इस दूसरे वाले पृष्ठ के ध्रुव P2 से कितनी दूरी पे बनता है, v दूरी पे बनता है। ठीक है, तो यहां पर फिर से हमने समीकरण लिखा है, आप चाहें तो डायरेक्टली याद कर लें, सिर्फ आपको दो ही याद करने हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, या फिर समझ लीजिए पहले हम क्या लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। अब की बार जो प्रकाश किरण है वो क्या है, उल्टी चल रही है, n2 से कहां पे जा रही है, n1 में। पहले n1 से n2 में गई, अब की बार n2 से कहां जाएगी, वो n1 में जा रही है, इसलिए उल्टा। तो हमने लिखा पहले क्या, n1, पहले क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहां पर प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, वास्तविक जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी कितनी है, v। वस्तु की दूरी फिर लिखते हैं हम n2 करके, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी लिखेंगे, देखो यही तो ये जो प्रतिबिंब था I1, यही तो आभासी वस्तु का कार्य कर रहा था, तो इसकी दूरी हमने पहले ही बता दिया कि ये यहां से लेकर यहां तक तो v1 है, लेकिन t दूरी घटाने के बाद कितनी रह जाएगी, v1 माइनस t रह जाएगी। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है, v1 माइनस t रह गई। अब की बार उल्टा है, ऊपर वाले में n2 माइनस n1 था, और यहां पर क्या है, n1 माइनस n2 है, क्योंकि प्रकाश किरण क्या है, उल्टे तरीके से चल रही है। यहां पे हमने क्या कर दिया, R2 कर दिया, क्यों, क्योंकि वो दूसरे पृष्ठ के लिए। तो पहली कंडीशन पहले पृष्ठ के लिए थी, दूसरी कंडीशन किसके लिए है, दूसरे पृष्ठ के लिए है। तो आप ये तो समझ गए कि आप क्या है, यहाँ पर प्रतिबिंब, यहाँ पर वस्तु की दूरी लगाते हैं। आप चाहें तो सरलता के लिए दोनों को सेम टू सेम याद करके जाएं और कर दें। तो ये दो, पहला समीकरण याद करना है, दूसरा समीकरण याद करना है। ठीक है, अब फिर आप आसानी से कर पाएंगे, फिर कुछ भी इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ भी गए होंगे कि इस तरीके से ये लिखे गए हैं। ठीक है, आगे क्या करें, यहां पर क्या है, t जो है t v के सापेक्ष क्या है, t v के सापेक्ष नगण्य है। t जो दूरी है वो v1 के सापेक्ष क्या है, नगण्य है। कैसी है ये, t1 के सापेक्ष नगण्य है। ये वाली जो t है ये क्या है, v1 के सापेक्ष नगण्य है, यानी कि ये t थोड़ी सी है और v1 क्या है, काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये नगण्य है। इसलिए क्या करने पर, इसलिए t को छोड़ने पर, इसलिए क्या करते हैं, t को छोड़ने पर, t को क्या कर देते हैं, छोड़ने पर, इसको लेंगे ही नहीं हम, क्या कर देंगे, इसको t को छोड़ने पर। जब इसको t छोड़ देंगे तो n1 बट्टे क्या हो जाएगा, यहां पर v हो जाएगा, माइनस n2 बट्टे क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा, क्योंकि t हमने मिटा दिया।
अब इसको देखिए, ऊपर वाला समीकरण n2 माइनस n1 है, ये n1 माइनस n2 है, तो एक काम करो यहाँ पे लगा दीजिए माइनस, यहाँ से क्या कर लो कॉमन कर ले लो, तो क्या हो जाएगा n2 तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो n2 किसका हो गया प्लस का और n1 किसका हो जाएगा माइनस का, तो n2 माइनस n1 और नीचे कितना हो गया आपका r2 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा आपका r2 हो जाएगा। तो इस समीकरण को आप क्या बना देंगे तीसरा समीकरण बना देंगे, इस समीकरण को क्या बना देंगे तीसरा समीकरण। ठीक है, क्या समझ में आता है, यहाँ पे समझ में हमारे ये आता है कि ये दूसरा समीकरण, पहला समीकरण तो याद करना है, दूसरा समीकरण जो है उसका अगर हम रूप बदल दें, टी यहां से हटा देंगे और इसको क्या करेंगे उल्टा करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे तो n2 माइनस n1 बट्टे r2 बनेगा और समीकरण नंबर कौन सा बनके तैयार हो जाएगा तीसरा। अब तीसरा समीकरण और पहला समीकरण से ही हमें क्या करना है खेल करना है। ठीक है, हमें तीसरे समीकरण से और कौन से पहले वाले से ही क्या करना होगा हमें खेल करना होगा। तो क्या करें, समीकरण वन, समीकरण एक व समीकरण कौन सा तीसरा, समीकरण एक व समीकरण तीन को जोड़ने पर हम समीकरण एक व समीकरण तीन को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जैसे ही आप जोड़ देंगे तो आपके सामने क्या है, ये पूरा ना समझिए कि आधा जो है यहाँ का कंप्लीट हो गया, सिर्फ दिक्कत थी इनको समझने की, मैंने समझा दिया, उनसे समझ लीजिएगा और आप क्या है इसे याद करें, इन दोनों से ही फिर ये तीसरा बनेगा, तीसरे को और पहले वाले को क्या करना होगा आपको अब आगे चल के जोड़ना होगा, तब तक क्या है आप इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, अभी क्या किया हमने, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे जो है समीकरण नंबर एक यह था आपका n2 बट्टे v1 माइनस n1 बट्टे u बराबर n2 माइनस n1 बट्टे r1 था, और ये था n1 बट्टे v1 माइनस n2 बट्टे v1 बराबर माइनस n2 माइनस n1 बट्टे क्या r2 हो गया, समीकरण नंबर कौन सा तीसरा हो गया। ठीक है, दोनों समीकरणों को क्या करने पर जोड़ने पर। ठीक है, जब समीकरणों को जोड़ते हैं तो ये उसी तरीके से जोड़ देते हैं जैसे हम 3x प्लस 4y बराबर 5 वाला 2 होता था ना, और 4x क्या होता था यहाँ पे, और ऐसे करके माइनस 3y बराबर 6, ऐसे समीकरणों को हम क्या करते थे पहले जोड़ते थे, मैथमेटिक्स जब पढ़ा होगा तो इस तरीके से जोड़ते हैं। तो जोड़ने का मतलब यही हो गया, जोड़िएगा। तो देखो अब आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाले और नीचे वालों में पहले ये देखिए कि समान समान कौन है, तो समान समान होंगे, और अगर मान लीजिए कि वो जुड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए, अगर घट रहे हैं चिन्ह विपरीत है तो घटा दीजिए। तो आप देखिएगा n2 बट्टे v1 है और यहाँ पर नीचे भी n2 बट्टे v1 है, लेकिन ये n2 बट्टे v1 किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का, तो इसका मतलब जोड़ने पर क्या होंगे ये कटेंगे, क्योंकि ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का है, जोड़ रहे हैं तो क्या होंगे कटेंगे, तो ये वाले क्या हो गए कट गए। ठीक है, बचा कौन कौन, एक तो इसमें बचा अब माइनस का n1 बट्टे u और क्या बचा n1 बट्टे v1, सही है, तो n1 बट्टे v1 प्लस का है तो आप क्या बचा यहाँ पर n1 बट्टे v1 बचा प्लस का ये वाला, और क्या बचा माइनस का n1 बट्टे u बचा, इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो गया आपका n2 माइनस n1 बट्टे क्या r1, और ये जोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप जोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाइएगा, और क्या बचा यहाँ कोष्टक में n2 माइनस n1 और बट्टे क्या नीचे r2, सही है, इस पे भी कोष्टक लगा दिया। तो ये जोड़ने का मतलब क्या है, इनको जैसे चिन्ह थे वैसा ही हमने क्या है लिख दिया, ये दोनों क्या हो गए इसमें से कट गए, ये कट जाते हैं n2 बट्टे v1 n2 बट्टे v1 जिसमें से t वाला घटाया था ये रह गए। ठीक है, तो इसको प्लस का है तो पहले लिख दिया, ये माइनस का है बाद में लिखा, इसको n2 माइनस n1 r1 ये पहले लिखा और ये माइनस का है तो बाद में लिखा। आगे n1 बट्टे क्या हो गया v1 और n1 बट्टे u, इसको सेम लिखे रखते हैं। यहाँ पे देखिए n2 माइनस n1 ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों सेम है, तो इसको क्या कर लीजिए कॉमन निकाल लीजिए n2 माइनस n1, और बराबर क्या बचेगा अंदर क्या बचेगा 1 बट्टे r1 बचेगा और माइनस का 1 बट्टे क्या बचेगा r2, क्योंकि यहाँ पे क्या था n2 माइनस n1 बाहर ले गए, यहाँ पर भी n2 माइनस n1 था बाहर ले गए, तो 1 बट्टे r1 बचा, यहाँ पर 1 बट्टे r2 बचा। अब यहां से क्या काम कीजिएगा, अब क्या करना है आपको, अब एक काम कीजिए यहां से आप n1 को बाहर निकालिएगा, देखो n1 यहां पर भी है n1 यहां पर भी है, तो नई लाइन में आप n1 को क्या कर लीजिए बाहर निकाल लीजिए, n1 आपने क्या कर लिया कॉमन, जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बट्टे v1 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया और यहाँ पर भी 1 बचा और 1 बट्टे क्या बचा u, तो n1 यहाँ से भी ले गए बाहर, यहाँ से भी ले गए बाहर। अब आ जाइए अंदर, अब इस लाइन के अंदर इसके अंदर भी क्या करें आप n1 को क्या कर लें कॉमन निकाल लें, n1 को बाहर निकालने का मतलब होता है, कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना, तो क्या करते हैं भाग दे दें, तो n1 आपने यहां से कॉमन निकाल लिया, देखो यहाँ पे तो n1 है नहीं तो आप कॉमन निकाल ले गए, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया इसके नीचे भाग कर दिया, इसके नीचे आपने क्या कर दिया भाग कर दिया, माइनस का चिन्ह ये वाला लगाया और इस n1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे अब 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था n1 था आप बाहर ले गए, n2 के पास इस वाली के पास कोई n1 नहीं था इसलिए डिवाइड कर दिया,
अंदर कोष्टक में क्या बचा, 1/r1 और माइनस 1 क्या बचा यहाँ पर r2 बचा। सही है। n1 से n1 क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। आगे देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, अब आया 1/v और माइनस 1/u बराबर यहाँ पर आया आपका n2 माइनस n2/n1 माइनस 1, और यहाँ पर कोष्टक में क्या लिखा है, 1/r1 माइनस 1/r2। सही है। अब क्या कर लें, अब यहाँ पे n2 बट्टे जो n1 है, n2 बट्टे क्या है n1 है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, n नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, n, क्योंकि n2 क्या है, लेंस का अपवर्तनांक था, वायु के सापेक्ष ये क्या है, वायु। ठीक है, तो ये लेंस का अपवर्तनांक था, ये वायु का अपवर्तनांक। अब n क्या है यहाँ पर, n जो है n2 बट्टे n1 का अनुपात है, जो क्या है यहाँ पर वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक है। क्या है ये, वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक हो गया। और आप इसकी जगह पर क्या रख देंगे, यहां पर रख देंगे आप n, क्या रख देंगे n, तो 1/v बराबर हो गया 1/u बराबर, और यहां पर रख देंगे n माइनस 1, और ये हो गया आपका 1/r1 माइनस 1/r2। सही है। अब देखिए यहां के बाद हम यहां तक कर लाए, बहुत हो गया, आप समझिए कंप्लीट हो गया। सिर्फ एक चीज का उपयोग करना है कि हम इतना जानते हैं कि जब वस्तु कहां पे रखी हो, अनंत पे रखी हो, वस्तु कहां रखी हो, अनंत पे, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, फोकस पे जाके बनता है। कहां बनेगा, फोकस पे। तो u बराबर कहां पे हो, अगर इनफाइनाइट हो, u बराबर कितना हो, इनफाइनाइट, तो v बराबर कहां पर बनता है, जो प्रतिबिंब होता है वो कहां पे बनता है, फोकस पे बनता है। तो u इनफाइनाइट, तो v बराबर कितना होगा, f। ठीक है, इस समीकरण को आप बना दीजिए चौथा समीकरण। ठीक है, समीकरण 4 में क्या रख दीजिए, उपयुक्त मान रख दीजिए। समीकरण 4 में उपयुक्त मान रखने पर, ठीक है, जो ऊपर अभी मान बताए हैं मैंने u v के उपयुक्त मान, उनको रख देते हैं। ठीक है, मान रखने पर, उपयुक्त मान क्या है, रखने पर, तो 1 यहां पर कितना, v की जगह पर आप क्या लिखेंगे, f लिख देंगे। ठीक है, और तब यहां पर क्या लिखा जाएगा, 1 इनफाइनाइट, और ये हो गया आपका n माइनस 1, और ये हो गया आपका 1/r1 माइनस 1 क्या, r2। और ये अब आप जानते हैं कि 1 अनंत का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसलिए 1/f बराबर निकल के आया आपका n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 निकल के आया। कितना निकल के आया, 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसका मतलब ये निकल के आता है यही क्या है, यही सूत्र जो है क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। यही सूत्र क्या है, लेंस मेकर सूत्र है। पतले लेंस के लिए जो अपवर्तन का सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, जहां n क्या है, वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक है, r1 लेंस के प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या है, और r2 क्या है, यहाँ पर दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या है। ठीक है, इसी सूत्र का क्या है, डेरिवेशन करवा लेता है। अगर डेरिवेशन नहीं है तो इस पर आधारित क्या होगा, सवाल होगा। सवालों की चर्चा क्या है, हम सवाल वाले पार्ट में करेंगे, जिसमें क्या है, न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप क्या है, नोट करें, एक दो बार क्या है, इसे बिना देखे क्या है, रिवाइज करने के लिए आप लिखकर देखें कि आप इसे क्या है, 1/f बराबर 1/n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 निकाल पाते हैं या नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको समीकरण नंबर क्या बना दूं, 5 बना दूं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर क्या बना दूं, 5 बना दूं। तो समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 की व 5 की, ठीक है, समीकरण 4 व 5 की क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 4 और 5 की तुलना कीजिएगा, चौथा येरा, पांचवा येरा, तो आप देखेंगे कि 1/f जो बराबर है वो किसके है, 1/v माइनस 1/u के बराबर है। 1/f बराबर किसके, 1/v माइनस 1/u, जो कि फॉर्मूला होता था हमारा कौन सा वाला, जो हाई स्कूल में हम सवाल निकालने का उपयोग करते थे कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। वो फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ, वो यहीं से जनरेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, लेंस मेकर सूत्र आप क्या है, निकाल सकते हैं। अभी आगे क्या है, हम इसकी निर्भरता की बात करते हैं। अब यहाँ पे पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए ये सूत्र है, हम ये देखते हैं कि जो लेंस की फोकस दूरी है वो किन किन चीजों पे निर्भर करती है, फोकस दूरी में किन किन चीजों पर निर्भरता है, किन चीजों से वो बदल जाती है और किन चीजों से उस पर क्या कैसा असर पड़ेगा, इसे कहते हैं फोकस दूरी पर निर्भरता। यानी कि पतले लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसका सूत्र है 1/f बराबर n माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसकी जो फोकस दूरी है वो f है, और आगे सूत्र में जो भी चीजें लिखी हुई हैं, फोकस दूरी उन चीजों पे क्या है, निर्भर करती है। जिस सूत्र में जो जो चीजें होती हैं वो उन चीजों पे क्या है, निर्भर करती है। तो किसी के भी बारे में निर्भरता पूछे तो आप यहां से देख के बता सकते हैं। तो
इसमें कौन कौन है, इसमें एक तो है n और इसमें है R1 और R2। तो ये तीन चीजों पे निर्भर करती है, मुख्य रूप से दो चीजों पे, एक तो किस पे, n पर यानी अपवर्तनांक पर, और दूसरी ये निर्भर करती है जो लेंस की वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं हैं उस पर निर्भर करती है। तो लेंस की जो फोकस दूरी है वो लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, उसके अपवर्तनांक वाले पदार्थ पर निर्भर करती है, और दूसरी निर्भर करती है लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याओं पे। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि लेंस के अपवर्तनांक पर यानी कि अपवर्तनांक पर किस तरीके से जो है इसकी फोकस दूरी निर्भर करती है। तो अतः लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक n व उसके पृष्ठ की त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। फोकस दूरी की अपवर्तनांक पे निर्भरता, अपवर्तनांक पे निर्भरता का मतलब है कि अगर कोई लेंस है उसको हम क्या है किसी और माध्यम में रखते हैं, यानी कि उसके सापेक्ष जिसका अपवर्तनांक क्या है अलग है, क्योंकि n है वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक। अगर हम इसे वायु की अपेक्षा पानी में रख दें या फिर किसी और पदार्थ में अगर लेंस को रख दें तो उस पर क्या असर पड़ने वाला है, कौन सा लेंस है तो उस पर क्या चीज हो जाएगी, यानी कैसा व्यवहार करने लगेगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी घटेगी, क्या चीजें होने वाली हैं, इस चीज की बात करने वाले हैं। तो पहली कंडीशन है यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से कम हो, यानी कि अब हम लेंस को ऐसे द्रव में डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक क्या है, उसके जो लेंस का अपवर्तनांक है उससे कैसा है, कम है, यानी कि जिसमें डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक कम है, लेंस का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यानी कि डुबोने वाला जो द्रव है उसका अपवर्तनांक कैसा है, लेंस से कम है। ठीक है, लेंस का जो अपवर्तनांक है उससे उसका अपवर्तनांक कैसा है, कम है। जैसे अगर हम क्या करते हैं, कांच का जो लेंस है उसको अगर पानी में डुबो देते हैं तो ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जो अपवर्तनांक है वो कांच का ज्यादा होता है, पानी का कैसा रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो हमने ऐसे में डुबोया जिसका अपवर्तनांक क्या है, लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लेंस को अगर पानी में डुबोए तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखना, कभी भी आ सकता है, कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछने का, लेकिन प्रकृति नहीं बदलती। लेकिन क्या होता है, उसकी प्रकृति नहीं बदलती। जैसे प्रकृति का मतलब अगर उत्तल लेंस है तो वो उत्तल लेंस की तरह, और अवतल लेंस है तो वो अवतल लेंस की तरह ही कार्य करेगा। लेंस बिल्कुल उसी तरीके से व्यवहार करेगा जैसा है, उत्तल लेंस है उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, लेकिन उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहली कंडीशन खत्म। नंबर दूसरी कंडीशन, यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो। पहले तो उस पदार्थ का जिसमें डुबो रहे थे अपवर्तनांक कम था, अब की बार उसके बराबर ही है, यानी उतना ही अपवर्तनांक लेंस का है, उतना ही उसका है जिसमें हम उसे डुबो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, जैसे 1.5 ही क्या है लेंस का अपवर्तनांक, 1.5 की में क्या है, हमने उसे डुबो दिया। अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर क्या होगा, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अनंत हो जाएगी। तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फिर अनंत हो जाएगी। अनंत का मतलब वो क्या करने लगेगा, एक समतल कांच की प्लेट की तरह कार्य करने लगेगा। ठीक है, किसकी तरह कार्य करने लगेगा, वो समतल कांच की प्लेट की तरह, क्योंकि जो कांच की पट्टिका होती है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत होती है। ठीक है, अतः वह किसकी तरह कार्य करने लगेगा, समतल कांच की प्लेट की तरह कार्य करेगा। और वो क्या है, फिर लेंस दिखाई नहीं देगा। लेंस क्या है, उस द्रव के अंदर दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो एक कांच की प्लेट की तरह कार्य कर रहा है। कांच की प्लेट अगर पानी में पड़ी है तो वो पता नहीं चलेगी, जमीन पे पड़ी है मतलब पानी में गड्ढे में पड़ी है, वहां पानी भरा हुआ है तो दिखाई नहीं देगी। उदाहरण क्या है, वो तो ऊपर वाला क्या था कि अगर हम लेंस को क्या है, लेंस जैसे पानी में क्या है, लेंस, पहली कंडीशन का उदाहरण क्या है, पानी में लेंस है, क्या है, पानी में लेंस। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बनेगी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति वाली क्या होगी, कार्बन डाइसल्फाइड में, किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में कांच का लेंस। ठीक है, कांच के लेंस को अगर हम किसमें, कांच का लेंस, अगर कार्बन डाइसल्फाइड में का जो कार्बन डाइसल्फाइड का जो सॉल्यूशन है अगर उसमें हम कांच का लेंस रख देंगे तो क्या है, फिर उसकी जो फोकस दूरी है वो अनंत हो जाएगी और वो लेंस क्या है, हमें दिखाई नहीं देगा। तो लेकिन दूसरी कंडीशन में ऐसा होता है। तीसरी कंडीशन, यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो। अब की बार क्या कर रहे हैं, हम लेंस को ऐसे उसमें डुबो रहे हैं जिसका अपवर्तनांक क्या है, लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है। अगर लेंस के अपवर्तनांक से अधिक वाले द्रव में अगर लेंस को डुबोएंगे
तो क्या फर्क पड़ेगा, तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी। तो क्या होगा, उसकी प्रकृति ही बदल जाएगी, यानी कि उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा और अवतल लेंस किसकी तरह कार्य करने लगेगा, उत्तल लेंस की तरह। जो लेंस है वो नहीं रहेगा, उसकी प्रकृति बदल जाती है, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह और अवतल लेंस जो है उत्तल लेंस की तरह कार्य करने लगेगा। जैसे इसका उदाहरण है पानी में वायु, पानी में वायु का बुलबुला। पानी में जो वायु का बुलबुला होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, तो पानी में वायु का जो बुलबुला है वो किसकी तरह कार्य करता है, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। याद रखिएगा, पानी में वायु का बुलबुला कैसा होता है, यूं उठा हुआ होता है, उत्तल लेंस होता है। हवा में रखोगे उत्तल लेंस है, लेकिन पानी में चला गया तो क्या होगा, वो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक ज्यादा है और लेंस किसका बना है, वायु का बुलबुला है, वायु से बना है। वायु का अपवर्तनांक कम है, जिस द्रव में वो डुबोया है उसका अपवर्तनांक कैसा है, फिर वहां पे वो ज्यादा है, इसलिए उसकी प्रकृति बदल गई। तो पानी में वायु का बुलबुला जो है वो किसकी तरह कार्य करता है, पानी में वायु का बुलबुला, बुलबुला किसकी तरह कार्य करेगा, बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, अवतल लेंस की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। तो यहां थी इस पर निर्भरता, यहां पर क्या हो गई, इसकी निर्भरता हो गई। ठीक है, अब इसको क्या है, आप एक बार पॉज करके नोट करें। ठीक है, ओके। इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। न्यूमेरिकल्स को क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है, अलग स्पेशल जो है न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाएंगे, तो उसमें करेंगे। ठीक है, आप दोनों साथ साथ करें, मॉडल में भी न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको भी साथ साथ करें, छोड़ना कुछ भी नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, काफी अच्छा रहेगा, उच्च रहेगा। अगर हम 85+ टारगेट करके चल रहे हैं, ठीक है, क्या चल रहे हैं, 85 यानी 90 के लगभग टारगेट करके चल रहे हैं, तो क्या है, हमें ये अच्छे से पढ़ना होगा, हर चीज को नजर में रखना होगा। ठीक है, सभी विषयों में यही टारगेट बनाएं, सभी विषयों का अध्ययन करें। सिर्फ वीडियोस के माध्यम से ही क्या है पूरा निर्भर न रहे मेरी पर या किसी और की पर, आप क्या है अपना अध्ययन भी जारी बनाए रखें। वहां पे भी किताबों से भी पढ़ें, क्योंकि किताबें हमें बहुत सा ज्ञान देती हैं। मॉडल्स से भी पढ़ें, क्योंकि जो चीजें छूट जाती हैं हम वहां से कर सकें, ताकि ऐसा कोई प्रश्न फंसे जो कि क्या है हमसे नहीं आता, तो ऐसे प्रश्न को क्या है हम वहां से याद कर पाए, यानी ध्यान आ जाए हमने वहां पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड भी अगर हम कुछ लिख पाए तो ज्यादा बेहतर होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, उस पर वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता किस पर आ जाती है, वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। ठीक है, वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। ठीक है, वक्रता त्रिज्याओं पर क्या निर्भरता है इसकी। ठीक है, किसकी, फोकस दूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए भी काम देगी ये चीज, और किसके लिए काम देगी, ये जो है हमारे थ्योरी के लिए भी काम करेगी। ठीक है, तो पहली बात ये आती है कि उत्तल लेंस के लिए, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए प्रथम वक्रता त्रिज्या, यानी कि प्रथम वक्रता त्रिज्या, पहली जो वक्रता त्रिज्या होती है R1, कौन सी, पहली वक्रता त्रिज्या R1 का मान धनात्मक होता है। कैसा मान होता है इसका, धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, प्रथम वक्रता त्रिज्या का मान क्या, धनात्मक, तथा द्वितीय दूसरी वाली जो होती है, दूसरी वाली का मान जो है कैसा लिया जाता है, तथा द्वितीय वक्रता त्रिज्या का मान ऋणात्मक लिया जाता है। का मान कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक। अगर सवाल में भी हम लगाएंगे तो याद रखेंगे कि अगर उत्तल लेंस है तो उसके लिए R1 का मान कैसा लगाएंगे आप, धनात्मक लगाएंगे। पहले वाले की जगह पे क्या है, धनात्मक पॉजिटिव करके लगाएंगे, दूसरे वाले का मान कैसा लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे। अब हो क्या जाएगा, 1/f बराबर n1 - 1, 1/r1 लगाएंगे आप पॉजिटिव, माइनस पहले से ही है, 1/r2 भी कैसा लगाएंगे आप, नेगेटिव लगाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव मिलके कैसा हो जाएगा, देखिएगा n-1, 1/, यहां पर क्या हो गया R1 और प्लस क्या हो गया 1/R2 हो गया। क्या हो गया 1/R2। आप क्या देख रहे हैं इस सूत्र में कि ये पूरा का पूरा अब क्या बन गया, जोड़ बन गया। क्या बन गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अतः यहां से f का मान हमेशा ही कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। कैसा निकल के आएगा, प्लस का ही निकल के आएगा। इसलिए ऐसे करके लगाएंगे, वो भी आप ध्यान रखिएगा। पहली वाली भी प्लस की लगाएंगे, दूसरी वाली को कैसा लगाएंगे, नेगेटिव। कब, जब लेंस कौन सा हो, उत्तल हो। तो यहां से निष्कर्ष निकला ये कैसी बन गई, प्लस की बन गई। अतः उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, कैसी होती है, धनात्मक ली जाती है या धनात्मक होती है, कुछ भी आप क्या है लिख सकते हैं। ठीक है, कैसी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। नंबर दूसरी कंडीशन, अवतल लेंस के लिए क्या करेंगे, फिर अवतल लेंस में
अवतल लेंस के लिए, ठीक है, अवतल लेंस के लिए प्रथम वक्रता त्रिज्या, प्रथम वक्रता त्रिज्या कौन सी होती है, R1 होती है। R1 का मान ऋणात्मक, ठीक है, R1 का मान क्या होता है, ऋणात्मक, तथा द्वितीय वक्रता त्रिज्या यानी दूसरी वाली जो होती है द्वितीय वक्रता त्रिज्या का मान कैसा लिया जाता है, वो धनात्मक लिया जाता है, ठीक है। पहली वाली जो R1 है उसका मान कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक, और R2 का मान कैसा लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है, ठीक है। तो यहां से समझ में आया कि अगर अवतल लेंस है तो जस्ट उल्टा करेंगे, R1 का तो मान करके लगाएंगे ऋणात्मक, जैसे R1 अगर हमें 20 दी गई है तो हम 20 नहीं बल्कि -20 लगाएंगे, ठीक है। और R2 का मान अगर हमें 30 दिया है तो उसे क्या है, हम 30 ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो अवतल लेंस में कैसी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, कैसी ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, ठीक है। चलो, तो यहां से क्या समझ में आता है कि अगर हम 1/f बराबर n-1 और यहां पर 1/, क्या होता है, माइनस का R1 किसका लगाते हैं आप, माइनस का सूत्र में है, और R2 क्या है, आप पॉजिटिव ही रहने देते हैं, ऐसे माइनस का बिल्कुल भी नहीं लगाते, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आया, 1/f बराबर n-1, और ये हो गया आपका 1/R1 माइनस का, ठीक है, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, क्या, 1/R2, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आता है कि जो अब यहाँ पे फोकस दूरी, ये माइनस माइनस आप बाहर निकालेंगे तो कॉमन आके माइनस का ही आएगा, आपका ये जो उत्तर है, जो फोकस दूरी है वो किसकी निकल के आएगी, माइनस की निकल के आएगी। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यहां से निष्कर्ष निकला कि अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है, कैसी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है, याद रखना है आपको, कैसी ली जाती है, ये ऋणात्मक ली जाती है, ठीक है। कैसी ली जाएगी, ये ऋणात्मक ली जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, हमारा जो लेसन है वो खत्म हो गया, थ्योरी जो थी वो खत्म। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक देखने के बाद आप अपना मॉडल उठाइएगा, और बुक है तो बुक उठाइएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, देखिए उनको करके कि क्या आप बिना मॉडल पढ़े वीडियो के माध्यम से क्या है उसका 90% 80% उसमें जो थ्योरी के जो प्रश्न हैं उनका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। अगर दे पाते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं, हम सही रास्ते पर हैं, नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए क्या है, एक बार अपना ट्राई करें, टेस्ट करें, ठीक है। तो उसको पढ़ें और उसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं क्या आप उनके जवाब दे पाते हैं, इनसे समझ पाते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ तक का कार्य क्या है, नोट किया जाए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।